बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट डिटेल के साथ डिस्कस किया, इसी तरह ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर ओस्मो रेगुलेशन किस तरह होगी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स सेल रिक्वायर्ड मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट एज दे कैन नॉट सर्वाइव नेट गेन और लॉस। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। कहना ये चाह रहा है कि जिस तरह हमने प्लांट्स के अंदर ओस्मो रेगुलेशन देखी, प्लांट्स के अंदर जो है वो सेल टर्जिड भी हो सकता है, सेल जो है वो श्रिंक भी हो सकता है। यानी रेंज के बाहर अगर सेल टर्जिड हो जाए या श्रिंक हो जाए, फिर भी प्लांट जो है वो उसको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल बिल्कुल भी अगर उनका थोड़ा सा सेल टर्जिड हुआ या थोड़ा सा श्रिंक हुआ तो सेल डेड हो जाता है। इसकी बेटा मेन रीज़न ये है कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। देखिए, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर दो वाल हैं, सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है। एक चीज टर्जिड होती है, दूसरी सेल जो है यानी दूसरी जो मेम्ब्रेन है वो उसको कवर कर लेती है। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, इनके अंदर एक ही मेम्ब्रेन है, सेल वॉल इनके अंदर मौजूद नहीं होती। ये बात याद रखिएगा, बड़ी कॉमन सी बात है और अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होती कि एनिमल और प्लांट के अंदर मेन डिफरेंस यही है कि एनिमल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती और प्लांट्स के अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लांट और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस यही है कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती और प्लांट के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। अब यहीं से आपने इस लाइन का कंसेप्ट समझ लेना है, क्योंकि एनिमल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, इस वजह से एनिमल जो हैं वो नेट गेन या लॉस, वाटर गेन या लॉस जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये पहला पॉइंट था कि एनिमल सेल जो है वो मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट को सर्वाइव करते हैं। ये रिक्वायर्ड होता है, क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते गेन या लॉस ऑफ वाटर। इसकी रीजन बेटा मैंने आपको बता दी, क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते, क्योंकि एनिमल्स के अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद नहीं होती, नो सेल वॉल इन एनिमल। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि वाटर चाहे एनिमल्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली तौर पे लीव कर रहा हो या इंटर हो रहा हो, यानी एक एनिमल है उसमें वाटर इंटर भी हो रहा है और उसी टाइम जो है वाटर लीव भी कर रहा है, बेशक ये कंडीशन भी हो, इस सूरत में भी वाटर और सल्यूट की जो क्वांटिटी है या मिकदार है उसको ओस्मो रेगुलेशन जो है वो फिर भी क्या रखती है, बैलेंस रखती है। बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब देखें ना, अगर एक आप सपोज दैट कि एक बाल्टी ले लेते हैं, अब उसमें एक ही टाइम में पानी आ भी रहा है और एक ही टाइम में पानी जा भी रहा है, तो समझने वाली तो यही बात है ना कि एक टाइम में पानी आ भी रहा है जा भी रहा है, तो मतलब काम बराबर है। लेकिन वो कहता है कि एनिमल सेल के अंदर ऐसा नहीं होता, बेशक एक टाइम में पानी आ भी रहा है जा भी रहा है, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन है वो फिर भी वाटर और सल्यूट की जो कंसंट्रेशन या क्वांटिटी या जो मिकदार होती है उसको क्या रखती है, एनिमल्स के अंदर उसको भी बैलेंस में रखती है। एक लिमिट तक पहले आएगा, उसके बाद उस वहां तक रुक जाएगा, उसके बाद बाकी जो उससे एक्सेस आएगा वो वहां से लीव कर जाएगा। ये दो बातें जो हैं ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स को स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक वाला लिख रहा है। बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए, कि पहली बात मैंने बताई कि एनिमल सेल जो है वो मोर क्रिटिकल बैलेंस को बर्दाश्त करते हैं। इसकी मेन रीजन बेटा आपको बता दी कि एनिमल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और दूसरी ये है कि बेशक पानी जो है वो वाटर कॉन्टिन्यूसली सेल के अंदर इंटर हो रहा हो, उसी टाइम लीव भी कर रहा हो, फिर भी ओस्मो रेगुलेशन जो है वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन या यानी उसको मिकदार है उसको क्या रखता है, बराबर रखता है, बैलेंस में रखता है। नेक्स्ट है बेटा, कहता है कि ये जो दोनों चीजें हैं एनिमल्स को इस लिहाज से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं जी ओस्मो कन्फर्मर्स और एक होते हैं जी ओस्मो रेगुलेटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ओस्मो कन्फर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। यानी जब हम बात करते हैं ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के अंदर, तो ओस्मो रेगुलेशन के लिहाज से एनिमल्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं जी ओस्मो कन्फर्मर्स और एक होते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ओस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं और ओस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं। तो ओस्मो कन्फर्मर्स क्या हैं? ओस्मो कन्फर्मर्स बेटा ऐसे जानदार हैं या ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपना इन्वायरमेंट जो है, अपनी बॉडी का इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से आइसोटोनिक रखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा, सपोज दैट कि एक फिश है वो वाटर के अंदर रह रही है, वो हमेशा हमेशा अपनी बॉडी को आइसोटोनिक कर लेगी। किस तरह? यानी जितना पानी जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर है उसी के मुताबिक अपने बॉडी के अंदर वाटर को एडजस्ट कर लेगी। जितना साल्ट उसके इर्द गिर्द यानी उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर है उतने साल्ट को ही अपनी बॉडी में रख लेगी। मतलब क्या है कि ऐसे जानदार जो अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बिल्कुल साथ कर लेते हैं। देखें,
यानी अगर पानी बाहर मकदार 5 लीटर है और अंदर भी पानी की मकदार 5 लीटर है तो दोनों जगह पे पानी बराबर हो गया। और ये हमने आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में पढ़ा था कि इसमें आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में ना पानी ज्यादा होता है ना कम होता है, ना साल्ट ज्यादा होते हैं ना साल्ट कम होते हैं, लिहाजा इसके अंदर कोई भी अडेप्टेशन करने की, कोई भी रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। तो ओस्मो कन्फर्मर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी को आइसोटोनिक कर लेते हैं। आइसोटोनिक बेटा, जिन बच्चों को ये चीज समझ नहीं आ रही या जिन्होंने ये लेक्चर नहीं लिया था, तो हमारा लास्ट यानी थर्ड लेक्चर आई थिंक था आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के ऊपर। मैं थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर इसको बता देता हूँ। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट था जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और वाटर की कंसंट्रेशन कम थी। और इसको फिर हमने कहा था क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट था जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो मोर कंसंट्रेटेड होता है। इसी के मुकाबले में हाइपोटोनिक हमने कहा था वो एनवायरनमेंट है जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मोर डाइल्यूट होता है। और आइसोटोनिक में हमने कहा था कि इसमें जो है वो इक्वल रेशियो होती है, ना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है और ना ज्यादा डाइल्यूट होता है। तो ओस्मो कन्फर्मर्स कौन से एनिमल्स हैं? ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बिल्कुल आइसोटोनिक कर लेते हैं। यानी ना इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा साल्ट होते हैं, ना इनकी बॉडी में ज्यादा वाटर होता है। ठीक है, ऐसे एनवायरनमेंट को हम कहते हैं ये ओस्मो, या ऐसे जानदारों को हम कहते हैं ओस्मो कन्फर्मर। और एक बड़ी काम की बात बता रहा है, कहता है बेशक बाहर का एनवायरनमेंट मेराइन क्यों ना हो, मेराइन का मतलब है कि बाहर जो है वो साल्ट बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा बेटा, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट या मेराइन एनवायरनमेंट एक ही बात होती है। मेराइन एनवायरनमेंट आप सुनते हैं ना, समुद्रों में जो है वो क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इस लिहाज से उसने लिख दिया है मेराइन एनवायरनमेंट। इवन कहते हैं बाहर साल्ट बहुत ज्यादा हो, ये एनिमल उसी लिहाज से अपनी बॉडी के अंदर खुद ब खुद एक मरतबा अडेप्टेशन कर लेते हैं जब ये यानी अपनी हिस्ट्री के अंदर आ रहे होते हैं। बस एक मरतबा अपनी लाइफ में अडेप्टेशन कर लेते हैं, उसके बाद पूरी उम्र ताउम्र जो है वो इनकी अडेप्टेशन यही रहती है, जितना बाहर का माहौल उसी तरह इनके अंदर का माहौल। यानी इसको आप उर्दू में कह सकते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। जिस तरह बाहर का एनवायरनमेंट होगा उसी तरह ये अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को कर लेंगे, एक मरतबा उस तरह कर लेंगे, उसके बाद ना तो इनकी बॉडी से वाटर लॉस होगा, ना इनकी बॉडी में वाटर जो है वो गेन होगा। तो ये होते हैं जी ओस्मो कन्फर्मर्स। यानी इसका सेकंड पॉइंट आपको क्या समझ लगा कि डू नॉट एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। ऑस्मोटिक स्टेट का मतलब ये है कि वाटर जो है वो या तो हाई से लो में जा रहा है या साल्ट जो है वो लो से हाई में जा रहा है। क्योंकि इनकी बॉडी पहले ही आइसोटोनिक होती है तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ती कि साल्ट को बाहर से अंदर लेके आए या वाटर को अंदर से बाहर भेजें, इनको जरूरत ही नहीं पड़ती। वो थर्ड नंबर पे बेटा इनकी एग्जांपल होती है। ऐसे कौन से जानदार हैं जो कि ओस्मो कन्फर्मर्स हैं? उनमें बेटा हैग फिशेज हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये तीन बातें हैं, जब आपने डिफरेंस लिखना है तो ये तीन बातें उसमें लिखनी होती हैं। पहला इसकी डेफिनेशन कि ओस्मो कन्फर्मर्स वो एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी को आइसोटोनिक रखते हैं, किसके मुकाबले में? एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब आइसोटोनिक होगी इसका मकसद मतलब ये हो गया कि वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बराबर है। और इसका मतलब ये हो गया बेटा कि इनको अपनी ऑस्मोटिक स्टेट, ऑस्मोटिक स्टेट का मतलब है वाटर और साल्ट की जो मूवमेंट है वो एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी बॉडी पहले ही आइसोटोनिक होती है। और इनकी एग्जांपल में मैंने एग्जांपल बता दी कौन कौन सी हैग फिशेज और इनवर्टिब्रेट जो हैं वो ओस्मो कन्फर्मर्स में आते हैं। इसी तरह एनिमल की सेकंड टाइप होती है जी ओस्मो रेगुलेटर्स। अब नेम से जाहिर है रेगुलेटर्स, रेगुलेट करने वाले। यानी इनकी बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन का मतलब बेटा इसमें वाटर की कंसंट्रेशन भी हो सकती है और साल्ट की कंसंट्रेशन भी हो सकती है। तो बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी जो बाहर का एनवायरनमेंट है उस लिहाज से इनकी बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है साल्ट या वाटर की, वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब अगर डिफरेंट है तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो ये अपने ओस्मोटिक स्टेट को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। ये बार बार वर्ड आ रहा है बेटा ओस्मोटिक स्टेट। मैंने उस दिन ओस्मोसिस की 3 डेफिनेशंस बताई थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिन बच्चों ने नहीं सुना वो लेक्चर। ओस्मोसिस की पहली डेफिनेशन जब वाटर के लिहाज से करते हैं तो आप कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना ओस्मोसिस कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन साल्ट के लिहाज से की थी कि मूवमेंट ऑफ साल्ट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। साल्ट का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। और थर्ड डेफिनेशन मैंने सॉल्यूशन के एतबार से की थी कि सॉल्यूशन का डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करना, ये भी ऑस्मोसिस कहलाता है। तो इन तीनों चीजों को जनरली किस वर्ड में बुक वाला लिख रहा है जी? ऑस्मोटिक स्टेट। ये तीनों ऑस्मोटिक स्टेट हैं, चाहे डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड हो रहा हो, चाहे
वाटर हाई से लो में जा रहा हो, चाहे साल्ट लो से हाई में तब्दील हो रहा हो, तो ये ऑस्मोटिक स्टेट है। तो जब इंटरनल बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन बाहर के एनवायरनमेंट के लिहाज से डिफरेंट होगी, तो एनिमल को ज़रूरत होगी अपने ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट करने की। तो फिर अगर एडजस्ट करनी है तो ये एडजस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए ये फिर अपने अंदर अडेप्टेशन लेके आते हैं। तो ऐसी कौन सी अडेप्टेशन होती हैं वो हम देखते हैं जी। पहली अडेप्टेशन होती है, कहता है डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। ये जरा बात गौर से समझिएगा बेटा। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि साल्ट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब सिंपल सी बात है, जब बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर ज्यादा होगा तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी वाटर ज्यादा होगा। अब जब वाटर ज्यादा हो गया तो ये फिर क्या करेंगे, वो एक्सेस वाटर को क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। इनके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होंगे या ऐसी एडेप्टेशंस होंगी जो कि एक्सेस वाटर को क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि साल्ट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है। तो जब बाहर पानी ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है एनिमल की बॉडी में भी पानी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, जो एक्सेस वाटर है उसको डिस्चार्ज करना शुरू कर देंगे, बाहर निकालना शुरू कर देंगे। और सेकंड पॉइंट एडेप्टेशन का क्या होगा, एक्सक्रीट साल्ट इन हाइपरटोनिक कंडीशन। अब देखें हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। देखें अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो एनिमल की इंटरनल बॉडी में भी साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जब साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो एक्सेस साल्ट है उसको ये क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। और ये किस कंडीशन में होगा, हाइपरटोनिक में। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, इनको गौर से समझना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि बाहर यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी ज्यादा है, साल्ट कम है। ठीक है, साल्ट जब कम होगा पानी ज्यादा है तो मतलब इंटरनल बॉडी में वाटर ज्यादा आएगा। तो ये क्या करेंगे, उस वाटर को डिस्चार्ज करेंगे। तो ओस्मो रेगुलेटर वाटर को किस एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज करते हैं, ये एमसीक्यूज बनता है। तो वाटर किस एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज होगा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक या पैराटोनिक। तो वाटर किस एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज होगा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। और इसी तरह जब आप हाइपरटोनिक की बात करते हैं तो हाइपरटोनिक में हाइपर का मतलब ज्यादा, ठीक है, टोनिक टोनिसिटी से। और इसको आपने ये जो एनवायरनमेंट है ये साल्ट की बेस पे पढ़े थे, तो यहाँ बताया था हाइपर मतलब ज्यादा, साल्ट की बेस पे है तो साल्ट का ज्यादा होना। जब साल्ट ज्यादा है तो उसके मुकाबले में वाटर जो है वो कम होता है। तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का मतलब साल्ट ज्यादा। जब साल्ट बाहर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है एनिमल की बॉडी के अंदर साल्ट की कंपोजिशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। एनिमल क्या करेगा, उस साल्ट को एक्सक्रीट करेगा। तो ओस्मो रेगुलेटर जो हैं वो साल्ट को किस एनवायरनमेंट में या किस कंडीशन में एक्सक्रीट करते हैं, हाइपरटोनिक कंडीशन में एक्सक्रीट करते हैं। और ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो कि ओस्मो रेगुलेटर्स हैं बेटा, उनकी एग्जांपल में कार्टिलेजिनस फिशेज भी आती हैं और सम जो बोनी फिशेज हैं ये भी ओस्मो रेगुलेटर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो जब आपको अगर डिफरेंस पूछा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओस्मो कन्फर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स, तो इनमें आपने बिल्कुल, मैं लास्ट स्लाइड भी आपको शो कर देता हूँ। ओस्मो कन्फर्मर्स में आपने ये 3 पॉइंट लिखने हैं, ये डेफिनेशन, उसके बाद ये ग्रीन कलर के अंदर जो लाइन लिखी हुई है ये, थर्ड नंबर पे एग्जाम्पल। उसी तरह ओस्मो कन्फर्मर्स के अंदर भी आपने यही करना है, ये डेफिनेशन, ये ग्रीन कलर के अंदर लाइन, उसके बाद आपने अडेप्टेशन भी लिखनी है और लास्ट में बेटा आप लोगों ने एग्जाम्पल बतानी है। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है आज, यही यही टॉपिक था हमारा, ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। इसमें स्टार्ट में 2 पॉइंट, ओस्मो कन्फर्मर क्या होते हैं और ओस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं।